वेलकम एंड डीके क्लासेस। कल अपनी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई, खैर कोई नहीं, उसकी भरपाई अपन कर लेंगे। लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कशन किया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से थे, कैसे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता। आज आपके पास नया टॉपिक है विद्युत आवेश के गुणधर्म, कि आवेश के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, उन सब पे डिस्कशन करते हैं। थोड़ा बहुत तो पहले कर लिए थे, आज वापस से उनका डिस्कशन करते हैं। तो विद्युत आवेशों के गुणधर्म में, जो कि आगे पहले चैप्टर का ही आगे अगला टॉपिक है, देखिएगा इधर 5-7 गुण होते हैं, एक एक का डिस्कशन करेंगे अपन। पहला, विद्युत आवेश जो होता है योगात्मक होता है, यानी कि इसके अंदर योज्यता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। योज्यता का मतलब क्या हो गया, जिसको अपन जोड़ सके, एडिटिविटी, यानी कि सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर सके। जैसे आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर 2 कूलाम आवेश है, वो है प्लस का, माइनस का 1 कूलाम आवेश है, माइनस का 1 कूलाम और है, और एक प्लस का 3 कूलाम आवेश है। पूछा जाएगा कि वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, तो आवेश क्या होता है, एक योगात्मक राशि होती है, यानी कि इसको आप सीधे सीधे चिन्हों के साथ, जैसा चिन्ह है वैसे के वैसे क्या कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो, योग कर सकते हो। तो देखो, अगर अपन इस वस्तु पर नेट आवेश की बात करेंगे तो टोटल आवेश कितना आएगा, तो प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, प्लस का 3, यानी कि 2 और 3 5, 5 में से अगर 2 अपन लेस कर दें तो कितना बच जाएगा, 3 गुना इसके प्लस के, ठीक है। तो आपके पास आवेश कितना हो गया, प्लस का 3 कूलाम, क्योंकि ये माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस से, तो कुल आवेश कितना रहेगा, 3 कूलाम। यानी कि आवेश को अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करते हैं, बीजगणितीय संक्रिया होती है, वो सीधी सीधी क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक गुण तो ये हो गया कि आवेश एक योगात्मक राशि होती है, यानी इसके अंदर योज्यता का गुण पाया जाता है। दूसरे गुण की बात करते हैं, आवेश में निश्चलता होती है। आवेश में क्या होती है, निश्चलता, इनवेरियंस, यानी निश्चलता का मतलब है निश्चित होगा, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं हो, ऐसा कुछ है। कि निश्चितता का मतलब है कि अगर आपके पास कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, यानी कि उस पर उसकी गति नहीं हो रही है, और उस पर आवेश का मान 2 कूलाम है, प्लस का माइनस का जो भी तुम लेना चाहो, कोई वस्तु स्थिर है, उसके अंदर 2 कूलाम आवेश है, अगर इसको गति करा दी जाएगी तो भी इस पर आवेश कितना रहेगा, 2 कूलाम ही रहेगा। यानी कि विराम अवस्था में आवेश जो है बराबर रहेगा किसमें, गति की अवस्था। विराम अवस्था में जितना आवेश होता है किसी वस्तु पर, गतिशील अवस्था में उसी वस्तु पर उतना ही आवेश रहता है, यानी कि ये आवेश का निश्चलता का गुण होता है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आवेश स्थिर है, किसी वस्तु का आवेश क्या है, स्थिर है, ठीक है। अब अगर कोई मान लो कोई वस्तु है जो प्रकाश के वेग के लगभग वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो क्या उस वस्तु का द्रव्यमान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। सोचना, इस क्वेश्चन को लास्ट में करूंगा मैं, कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग के लगभग वेग से क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी कि नियत रहता है, या परिवर्तित होता है। लास्ट में डिस्कशन करूंगा, जब तक इसका ध्यान।
चलो दूसरा गुण हो गया, आवेश में क्या होती है, निश्चलता पाई जाती है, यानी कि स्थिर अवस्था में जितना आवेश होगा गतिशील अवस्था में ही उतना ही आवेश होगा। तीसरा गुण देखते हैं, आवेश संरक्षित राशि है। आवेश क्या होती है, संरक्षित राशि। संरक्षित का मतलब आपको पता है, संरक्षित का मतलब जो बदलता नहीं हो, यही होता है संरक्षित का मतलब। देखिएगा इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसमें, समझ लेना। कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, किसी प्रक्रिया से पूर्व जब इनको मैंने घर्षण नहीं करवाया, किसी प्रक्रिया से पूर्व जब मैंने इनको घर्षण नहीं कराया, इस पर 2 कूलम आवेश है, ठीक है, और इस पर 5 कूलम आवेश है, ठीक। इस वस्तु पर 2 कूलम आवेश है, इस पर 5 कूलम आवेश है, माइनस का ले लेता हूं मैं। अब मैंने दोनों को क्या कराया, घर्षण कराया। पहले कितना आवेश है, कुल आवेश बताना मेरे को। 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 3। पहले कुल आवेश आपके पास ये है। अब मैंने दोनों को क्या कराया, घर्षण कराया। घर्षण कराने के पश्चात इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मान लो कहां पर पहुंच गए, इस पर पहुंच गए, ठीक है। यानी कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर पहुंच गया, या मैं कहूं एक कूलम आवेश इधर पहुंच गया, इसमें से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एक कूलम आवेश निकलकर एक इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच गया, इसका मतलब इस पर माइनस का मान बढ़ गया, इस पर किसका मान बढ़ जाएगा, प्लस का मान बढ़ जाएगा। तो इस पर एक कूलम और कर देते हैं और इस पर एक कूलम इसका कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं। टोटल कितना आएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो वही कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्रक्रिया से पूर्व और किसी प्रक्रिया के बाद आवेश का कुल मान नियत रहता है। देखो कुल की बात कर रहा हूं मैं, नेट चार्ज नियत रहेगा, ना कि धनावेश ऋणावेश, ठीक है। क्योंकि धनावेश और ऋणावेश तो परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे किसी वस्तु पर पहले 2 कूलम आवेश थे, इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल ली, ठीक है, इस पर आवेश का मान लो प्लस में बढ़ गया, अब 3 कूलम हो गया, और इस पर कितना हो गया, पहले मान लो 5 था, अब एक और बढ़ गया, कितना हो गया 6। तो देखो पहले इधर धनावेश का मान कितना था 2, अब कितना हो गया 3 हो गया, और इधर पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या है कि मैं धनावेश और ऋणावेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कुल आवेश की। कुल आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब आवेश क्या हो गई, एक संरक्षित राशि। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है और एक है पॉजिट्रॉन, दोनों को मैंने क्रिया कराई, दोनों को क्रिया कराएंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी, यानी गामा किरण क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और कुछ ऊर्जा लगभग 1.05 के आसपास क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो अगर एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से अगर अपन क्रिया कराते हैं तो जो ऊर्जा निकल कर आएगी वो आएगी, लिख देता हूं मैं, लगभग इतनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को क्रिया कराने पर गामा किरण उत्सर्जित हुई और इतनी ऊर्जा क्या हुई, मुक्त हुई। मैं बात कर रहा हूं आवेश के संरक्षण की। देखिएगा इधर इस पर माइनस आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस। कुल मिला के कितना, 0, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश 0। बाद गामा किरण वैसे उदासीन होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर भी आवेश कितना, 0। तो क्या हुआ, किसी क्रिया से पूर्व, यानी कि मैंने जब दोनों को क्रिया करवाई थी उससे पहले इस पर कुल आवेश कितना था, 0 था।
क्रिया कराने के बाद भी कुल आवेश कितना है इसका 0 ही है। इसका मतलब आवेश क्या हो गया संरक्षित। नेट कुल आवेश क्या ठीक है। मान लो यूरेनियम 238, ठीक, परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका 90, ठीक है। ये किस में टूटता है थोरियम में, और 234 और इधर कितना हो जाता है 90, और आपके पास एक अल्फा कण क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। यही होता है। यूरेनियम को अगर तोड़ा जाए एक नाभिकीय विक्रिया हो गई है तो थोरियम में बदलता है और एक अल्फा कण क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। अब मैं बात कर रहा था आवेश संरक्षण की। देखिए कुल आवेश कितना है किस क्रिया से पूर्व 92 यानी कि 12, किसी क्रिया के बाद 90 प्लस 2 यानी कि कितना 92। तो किसी क्रिया से पूर्व किसी क्रिया के बाद कुल आवेश का मान कितना है बराबर है। इसका मतलब आवेश क्या हो गया एक संरक्षित राशि हो गई। कोई दिक्कत है? चलो तो अब एक सबसे मोस्ट आवेश का जो गुण धर्म है सबसे मोस्ट वो है, पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूं इसके बारे में, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य, ये देखो इधर देखिएगा। मैंने तुमको पहले बताया था कि क्वांटीकृत राशि कौन सी होती है जिसका विनिमय सतत ना होकर क्या होता हो विविक्त रूप से होता हो। देखिएगा अगर कोई वस्तु है ये और एक दूसरी वस्तु है ये, मैंने इन दोनों को क्या कराया आपस में घर्षण कराया, ठीक है। घर्षण कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन मान लो इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गया इधर पहुंच गया, सीधी सी बात है। तो अब आवेश का मान कितना आया तो अपन को पता है जितना धन आवेश आएगा उतना ही क्या आएगा ऋण आवेश आएगा, पर वो कितना आया तो कितने इलेक्ट्रॉन भेजा मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो आवेश कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का अगर अपन मान रखते हैं तो गुणा कर दो 1.6 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। मान लो एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो ठीक है 2 कर लो साहब, ये लो इतना आवेश हो गया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो ये लो 5 कर लो। इसका मतलब क्या हो रहा है देखिएगा इधर, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को किससे गुणा कर रहा हूं उसकी संख्या से, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसकी संख्या से क्या कर रहा हूं गुणा कर रहा हूं जितने इलेक्ट्रॉन उस पर दूसरी वस्तु पर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है आवेश का जो विनिमय हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, दिया जा रहा है किसी से को या लिया जा रहा है किसी से, किसके रूप में लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के रूप में। कितने होंगे उस हिसाब से क्या कर देंगे अपन इसको गुणा कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी वस्तु से आप आधा इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा हो सकता है क्या किसी वस्तु से आप आधा इलेक्ट्रॉन ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, पूरा ही आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो विनिमय होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो देखिए इधर एक वैज्ञानिक थे मिलिकन, इन्होंने अपने तेलबुन सिद्धांत से एक नियम दिया कि आवेश का जो विनिमय होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि अगर Q कोई आवेश है तो इसका जो विनिमय होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। जो N है वो संख्या है इलेक्ट्रॉन की, जो E है वो आवेश है इलेक्ट्रॉन का कितना है। जैसे मान लो किसी वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, या कोई वस्तु किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन ले ली तो उस पर आवेश कितना होगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ली तो 5 से गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का जो भी मान होगा अपन उसको क्या रख देंगे आवेश का मान वो रख देंगे, क्या आ जाएगा उस वस्तु पर आवेश का मान आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मिलिकन ने क्या कहा कि किसी वस्तु
किसी आवेश का जो विनिमय होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज हो गया संख्या Q बराबर NE, जिसको अपन लिखते हैं n संख्या होगी पूर्ण गुणज। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगी, ना कि आधा 1 1.5 इस तरह से। आगे देखो, अब क्वांटीकृत की बात कर रहा था कि क्वांटीकृत क्या है। जो क्वांटीकृत राशि वो होती है जिसका विनिमय सतत ना होकर विभक्त रूप से होता हो, यानी कि टुकड़ों के रूप में होता हो, तो वो राशि जो होगी वो होगी क्वांटीकृत राशि। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि अपने पास जो रुपए होता है, रुपए, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपए कब बना? जब मैं पैसों को किससे गुणा किया? 100 से। तो क्या बन गया? 1 रुपए बन गया। वैसे ही जो आवेश का विनिमय होगा, जैसे 5 कूलाम आवेश है, तो 5 कूलाम आवेश कब हुआ? जब मैंने 5 को किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर आवेश कितना होगा? जब मैं 5 को क्या करूं, उसके इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश है उससे क्या कर दूं? गुणा कर दूं। कूलाम के अंदर जो भी होगा आ जाएगा। वैसे ही जैसे अपन पैसे का विनिमय, रुपए का विनिमय पैसों के रूप में होता है, वैसे ही आवेश का विनिमय किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। अब देखिए इधर, क्वांटीकृत राशि हो गई, सतत ना होकर क्या होता हो? विभक्त रूप से उसका क्या होता हो? वितरण होता हो। ठीक, अब क्वांटीकृत राशि में जिस राशि के द्वारा, यानी जिस छोटी राशि के द्वारा उस राशि का विनिमय होता है, उसको कहते हैं उस राशि का क्वांटा। जैसे रुपए का विनिमय पैसों के रूप में हो गया, तो पैसा जो है रुपए का क्या हो गया? क्वांटा हो गया। वैसे ही आवेश का विनिमय इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आवेश का हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वांटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या है? एक क्वांटा है। तो मिलिगन ने क्या कहा कि जो आवेश का विनिमय होता है वो सतत ना होकर किसके रूप में होता है? विभक्त रूप में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक और थे, गेलमान। इन्होंने क्या कहा था कि आवेश का जो विनिमय होता है क्वार्क के रूप में हो सकता है। क्वार्क, अब क्वार्क क्या होता है ये तो तुम लोग बायो में पढ़ लिए होंगे। बाकी क्वार्क का मतलब अन्य सभी कण जो होते हैं अन्य अवयवों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्वार्क। जैसे अप क्वार्क है ना, डाउन क्वार्क, राइट टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये सब क्वार्क आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आवेश का विनिमय क्वार्क के रूप में होता है, और क्वार्क पर जो आवेश होता है वो ±2 E/3 ±E/3 ये होता है। क्वार्क पर जो आवेश होता है ±2 E/3 या E/+-E/3 होता है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया आपके पास, किस में आ गई? राशि पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है, यानी कि क्या है? 2/3 के रूप में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मिलिगन ने तो क्या कहा कि आवेश का जो विनिमय होगा वो किसके रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। लेकिन गेलमान ने क्या कहा कि आवेश का जो विनिमय होगा वो क्वार्क के रूप में हो सकता है या होता है, और क्वार्क पर जो चार्ज का मान होता है वो होता है 2/3 और E/3, यानी कि पूर्ण गुणज नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर एक विरोधाभास हो गया, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? उपेक्षित करने वाले हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वार्क होता है ना, क्वार्क का मुक्त रूप से वितरण संभव नहीं है। संभव का मतलब यह है कि मैंने एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण कराया तो इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच गए। एक वस्तु ये है, दोनों घर्षण कराया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले यहां पहुंच गए, यानी हवा में आ सकते हैं, मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो क्वार्क होते हैं ना,
वो मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी वस्तु को घर्षण कराकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कणों को क्वार्क के रूप में नहीं ले जा सकते। इसलिए ये कंसेप्ट जो होगा इस पर फिट नहीं होता, यानी कि विरोध नहीं करता लेकिन इस पर फिट नहीं होता, इसकी मान्यता नहीं है, यानी कि ये चलता नहीं है। माना क्या जाता है, माना ये ही जाता है कि आवेश का जो विनिमय होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो गेलमान था उन्होंने ये बताया कि आवेश का जो विनिमय होता है क्वार्क के रूप में भी हो सकता है, और क्वार्क पर जो आवेश का मान होता है प्लस माइनस 2e/3 या प्लस माइनस e/3। ये आपके पास वही है आवेश का मान 1.6 कूलम। तो क्या क्या देखे अपन गुण में आवेश के में कि आवेश योज्यात्मक राशि है, आवेश में निश्चलता का गुण पाया जाता है, आवेश आपके पास क्या हो गया संरक्षित राशि हो गई, और आवेश आपके पास क्या हो गई क्वांटीकृत राशि हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? अब इन सबको किस तरह से अपन को लिखना है वो सब मैं लिख देता हूं, आप लोग पढ़ते रहना। एक बार और मैं डिस्कशन कर दूंगा सबके बारे में। सबसे मोस्ट है इसके अंदर आवेश का क्वांटीकरण, इस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इनकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं मैं, आप लोग उतार लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक ठीक है। तो लिखो इसको, आवेश की योज्यता किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से प्राप्त होता है। समझ गए? यानी सीधा सीधा अपन क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे। किसी पदार्थ पर आवेश का योग अगर शून्य हो तो वो पदार्थ क्या कहलाता है उदासीन कहलाता है। दूसरा आवेश का संरक्षण, किसी पिंड या निकाय का किसी घटना से पूर्व एवं पश्चात कुल आवेश समान रहेगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होगा कुल दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या रहेगा समान रहेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं आवेश संरक्षण नियम या आवेश संरक्षण कहते हैं। ये एक मौलिक गुण है इसका। उदाहरण ले सकते हो यूरेनियम का, मैंने बताया था थोरियम में और हीलियम में बदल जाएगा। कुल आवेश आपके पास पहले भी 92 था, बाद में भी कितना है 92 ही। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लोगे तो गामा किरण पहले भी शून्य था, बाद में भी क्या है शून्य, क्योंकि गामा किरण क्या होती है आपके पास उदासीन होती है। आवेश संरक्षण नियम था जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया था। इसको अपन सीधी सीधी भाषा में बोलो तो ये बोल सकते हो कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश की निश्चलता, यानी किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होगा चाहे उसकी चाल कुछ भी हो, यानी कि वेग पर आवेश निर्भर नहीं करता। स्थिर अवस्था में जितना आवेश होगा उतना ही किसमें रहेगा गतिशील अवस्था में। ठीक है, तो ये गुण हो गए। अब एक आपके पास चौथा गुण जो बच रहा है वो है कौन सा आवेश का क्वांटीकरण। तो इनको लिख लेना, फिर अपन चौथा लिखते हैं। तो चौथे नंबर का आपके पास आ जाता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, तो किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत ना होकर विभक्त रूप से हो तो वह भौतिक राशि क्वांटीकृत राशि कहलाती है। ये समझ में आ गया? किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव होता है वह उस राशि का क्या कहलाता है क्वांटा कहलाता है। बताया था मैंने, रुपए का विनिमय अगर पैसों के रूप में करते हैं तो पैसा क्या कहलाएगा रुपए का क्वांटा। रॉबर्ट मिलिकन के तेल गुण प्रयोग के अनुसार जो आवेश का विनिमय होता है सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज समझिए, ये 2 3 4 5 आधा इस तरह से नहीं। Q बराबर प्लस माइनस E n और नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और E जो है उस इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश का मान होगा वो है। आवेश का विनिमय सदैव किसके रूप में हो रहा है इलेक्ट्रॉन के रूप में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्या कहते हैं क्वांटा कहते हैं। फिर उसके बाद गेलमान थे, एक ज्विग थे, इन दोनों ने क्या किया था एक अलग से कण की खोज की थी जिसको क्या कहते हैं क्वार्क कहते हैं। यानी सभी कण मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। इन पर आवेश का मान प्लस माइनस 2e/3 या प्लस माइनस e/3 होता है। तो इनके द्वारा भी आवेश का विनिमय हो सकता है।
लेकिन ये कण जो होते हैं मुक्त अवस्था में परीक्षित नहीं होते। मैंने तुमको बताया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के लिए अगर रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जिस तरह से आते हैं उस तरह से क्वार्क नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए ये इतना प्रचलित नहीं है। अब इस पर अपन न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो या तो अभी कर लेते हैं। चलो आप इनको उतारो। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर, यानी कि उससे एक कूलाम आवेश से धनावेशित कर रहे हैं, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं। तो किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है कि किसी वस्तु को मैं एक कूलाम आवेश से धनावेशित करना चाहता हूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इधर आवेश का मान कितना दे रखा है आपके पास, यानी Q का मान दे रखा है आपके पास कितना, एक कूलाम। आपको एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए तो क्वांटीकरण से आपके पास क्या सूत्र होता है, Q बराबर N होता है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूं, प्लस माइनस है नहीं, अपन धनावेशित कर रहे हैं तो प्लस आएगा, सीधी सी बात, बाकी उसको नहीं लगाओगे, दिक्कत नहीं। तो Q का मान तो कितना दिया है, एक कूलाम। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम बटा E, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो कितना होता है, बोलो, 1.6 -19 कूलाम। तो N बराबर 1 कूलाम, 1.6 -19 कूलाम। तो कूलाम से तो कूलाम कैंसिल, 19 को ऊपर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, ये नीचे कितना है 1.6, इस पॉइंट को टाऊंगा, ऊपर एक जीरो लगेगा, कितना बन जाएगा 10। 16 में 10 का भाग दिया जाता है, इसलिए 19 में से एक जीरो मैं यहाँ लगा देता हूँ, या कितनी कर देता हूँ 18। तो भाग दे लो 16 में, मतलब 100 के अंदर 16 का भाग दे लो, कितना आएगा 16 पंजो, बोलो, नहीं आता भाग देना, अरे दे रे जल्दी, फटाफट दो फटाफट। नहीं झूले में बढ़ो, 6.25 10 की 8 18 ले लेना भाग। मात्रक क्या आएगा, मात्रक कुछ नहीं आएगा, क्योंकि n क्या है, संख्या है, इसलिए मात्रक कुछ नहीं। तो किसी वस्तु को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, सॉरी निकाले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन होता है किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से ऋणावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो इतने ही दिए जाएंगे। बस अब की बार मान क्या रहेगा उसका, ऋण आवेशित। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो बताओ, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगी, तो आपके पास यही होगी कितनी, 6.25 × 10 की घात 18। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, नैनो जैसे अपने पास मिली होता है, किलो होता है, जैसे बताया नैनोग्राम, नैनोग्राम की वृद्धि हो जाए द्रव्यमान के अंदर,
तो वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। आवेश का मान कितना होगा उसकी प्रकृति याद करो। तो पहले तो अपने पास द्रव्यमान में वृद्धि दे रखी है, तो द्रव्यमान में वृद्धि कितनी दे रखी है, डेल्टा एम का मान कितना 9.1 नैनोग्राम। नैनो का मतलब 10⁻9 माइनस की 9। ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻−3 और लिख देते हैं। कुल मिला कितना आ गया 10⁻−12 किलोग्राम। 9 और 3 यानी कितने द्रव्यमान की वृद्धि हो गई। आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चूंकि अपन जानते हैं द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा एम क्या थी, n गुणा एम ई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये था ना, मुझे नंबर ही चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम बटा एम ई। डेल्टा एम का मान 9.1 गुणा 10⁻−12 किलोग्राम के अंदर, और ये है मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। और कितना होता है 9.1 10⁻27 किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये से कैंसिल। 12 में 27 घटा दो, कितने बटे 12 में 27 घटाएंगे तो 15 10⁻15। सही है क्या। तो बेवकूफों जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है -31। तो कितना आएगा अब 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन अपन को क्या करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे कितने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। पूछा आवेश का मान, तो आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो क्वांटीकरण से। Q बराबर n होता है, तो Q n कितना है 10⁻−19 और ये कितना 1.6 10⁻−19। तो Q का मान कितना 1.6 गुना। प्रकृति प्रकृति बताओ क्या किया गया, द्रव्यमान में वृद्धि की गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो कौन सी प्रकृति आएगी, बोलो बोलो बोलो, ऋण आवेशित। तो प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक, नेगेटिव। चलो इस पे करो, वो न्यूमेरिकल हो बुक में देख लेना, उनको सोल्व करना। अगर जो दिक्कत आई है तो कमेंट करना, मेरे को बताना कहाँ पर दिक्कत आती है, किसी तरीके से मेरे पास पहुंचाओ प्रॉब्लम को। और बुक में अगर न्यूमेरिकल हो इस टॉपिक पे तो उसको सोल्व करो, नहीं होते हो तो मेरे को बताओ, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जरूर मेरे को आउटपुट जरूर देना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।